रमजान कादिरव पुतिन का हिटमैन है। रमजान कादिरव का हिटमैन कौन? कादिरव पुतिन का सबसे वफादार है। कादिरव का सबसे वफादार कौन? रमजान कादिरव पुतिन का राइट हैंड। रमजान कादिरव का राइट हैंड कौन? पुतिन के एक इशारे पर खून की दरिया बहाने वाले चेचन स्पेशल फोर्स का सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरव के लिए पुतिन का आदेश पत्थर की लकीर है। लेकिन क्या आप जानते हैं रमजान कादिरव का सबसे बड़ा यस मैन कौन है? वो कौन है जो कादिरव की सुनने के बाद अपनी भी नहीं सुनता? वो कौन है जिसे रमजान कादिरव अपना सबसे खूंखार हंटर मैन बनाने में लगा है? वो कौन है जिसे कादिरव चेचन फोर्स का उत्तराधिकारी बनाने वाला है? रमजान कादिरव नाम तो आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे खूंखार लड़ाका, जिसे ना टैंक की जरूरत है ना मिसाइल की, फिर भी जंग में खौफ का जलजला लाने के लिए उसका नाम ही काफी होता है। यह ऐसा खूंखार है, उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। वो अपने बाद किसे चेचन फोर्स का कमान देना चाहता है, किसे अपने जैसा खूंखार बनाने में लगा है, किसे खुद की तरह बर्बर बनाने को तुला है। जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद रमजान कादिरव का नाबालिग बेटा है। उसका नाम है अदम कादिरव। रमजान कादिरव का बेटा जो अभी सिर्फ 14 साल का है। रमजान कादिरव ने उसे यूक्रेन जंग में उतार दिया है। 14 साल के बच्चे को जंग मैदान में उतारना रमजान कादिरव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कादिरव 8 से 10 साल तक के लड़कों की बच्चा आर्मी बना रखी है, जो इतनी कम उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरने का दम भरते हैं। इन सभी बच्चों के हाथों में क्लाशनिकोव जैसे खतरनाक हथियार आप साफ साफ देख सकते हैं। वीडियो में जिन बच्चों के हाथों में आप बंदूक देख रहे हैं, दरअसल ये कादिरव के बारूदी सनक का नतीजा है। दावा किया जाता है कि पहले चेचन युद्ध के बाद से युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल शुरू हो गया था और यूक्रेन युद्ध के वक्त चेचन के किड कमांडर रूस के लिए जीने मरने की बात करते सुनाई देते हैं। सही सुना आप, इतने छोटे बच्चे के जहन में बारूद का नशा भरने वाले कादिरव ने ऐसे ही अपने बेटे के हाथों में कम उम्र में ही बंदूक थमा दी और अब अपने खून को खून खराबा सिखाने के लिए जंग में उतार दिया है। दुनिया को इसकी भनक तब लगी जब रमजान कादिरव ने अपने बेटे अदम कादिरव को साथ लेकर मारियोपोल के एक अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में रमजान कादिरव ने अपने बेटे की मुलाकात अपने खास कमांडर रुजलान ज़िरिमियेव से कराई। परिचय हुआ तो अस्पताल में भर्ती रुजलान ने भी अदम का हौसला बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चेचन फोर्स के चीफ का बेटा अदम सेना की वर्दी में दिखा। रमजान कादिरव का कहना है कि वो अदम को जंग मैदान में इसलिए लेकर गया ताकि वो जंग की बारीकियों को सीख सके, युद्ध के दांव पे सीख सके,
मरने और मारने का युद्ध कौशल को करीब से अनुभव कर सकें। कादिरफ ने अदम का पहला कदम बताया, जबकि अदम को मारियोपोल ले जाने के पीछे दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में खुद के जैसे बर्बर बनाने के लिए रमजान कादिरफ ने बेटे को जंग के मैदान में उतार दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कसाई गैंग का कमांडर बच्चा ब्रिगेड को बचपन से ही सेना की वर्दी पहना देता है, उन्हें युद्ध कौशल में पारंगत करने के लिए घुड़सवारी सिखाता है और जंग के मैदान में दुश्मनों का खून बहाने के लिए संगीनों की सरपरस्ती सिखाता है। यूक्रेन के कैपिटल कीव पर कब्जे की लड़ाई में भी रमजान कादिरफ और उसके चेचन लड़ाकों की मौजूदगी के आरोप लगे। बूचा में हुए नरसंहार की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का कलेजा कपा दिया, उसमें भी कादिरफ के चेचन लड़ाकों की भूमिका के आरोप लगे। मारियोपोल में रूस ने जो तबाही मचाई, बर्बादी की विनाशलीला को अंजाम दिया, उसके लिए कादिरफ की प्लान और उसके चेचन स्पेशल फोर्स को जिम्मेदार बताया गया। यही नहीं, सेवेरोडोनेत्स्क के साथ साथ डॉनबास इलाके के डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ खार्किव की लड़ाई में भी चेचन लड़ाकों के शामिल होने के दावे किए गए। ये वही रमजान कादिरफ है जिसने पुतिन के कहने पर सीरिया में इतनी खबरें खड़ी कर दी कि रमजान कादिरफ का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Ну, Украина это закрытый вопрос, то мне интересно Польша, да. Польша, да, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो वफादार जिसे दुनिया चलती फिरती किलिंग मशीन कहती है। रमजान कादिरफ राष्ट्रपति पुतिन का वो खास कमांडर जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द मौजूद नहीं। वो एक बार फिर धमकी पर उतर आया है। कादिरफ के मुताबिक वो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नाटो को सजा भी देंगे। На днях вы увидите настоящую, да, спецоперацию, которая, да, видно будет, как эти шайтаны бегут не только, да, с этих городов, но и из Украины. चेचन लड़ाकों की लड़ाई और रमजान कादिरफ की सक्रियता को देखकर विदेशी मीडिया दावे कर रही है कि पुतिन के इशारे पर यूक्रेन की असल लड़ाई को रमजान कादिरफ ही अंजाम दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से चेचन फोर्स के हमले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई का ऐलान रमजान के लिए सपने जैसा था। वो सालों से इसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही पुतिन का ऑर्डर चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पहुंचा, रमजान अपनी खूंखार सेना के साथ यूक्रेन कूच कर गया। रमजान कादिरफ को समझने के लिए आपको रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1855 किलोमीटर दूर चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी चलना होगा, जहां राज तो रमजान कादिरफ का है, लेकिन सिक्का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चलता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तब चेचनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस को ये गवारा नहीं था। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रूस ने कुछ समय बाद पैर पीछे खींच लिए। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचनिया में कहर ढा दिया। चेचनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया गया। ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। कुछ वक्त तक सब कुछ शांत हो गया। फिर शुरू हुआ आतंकवाद। इससे निपटने के लिए रूस ने वही खेल खेला जो हर देश में खेला जाता है। पैसे और पावर का लालच दिखा के विद्रोहियों को तोड़ दिया गया। अहमद कादिरोव अपने साथी विद्रोहियों को छोड़ के रूस के साथ आ गया, लेकिन 2004 में वो अपने पुराने साथियों के हाथों मारा गया। फिर उसका बेटा रमजान कादिरफ वहां का प्रधानमंत्री बना। अब वो पुतिन का आदमी था चेचनिया में, जहां पर हमेशा रूस से अलग होने के नारे लगाए जाते थे। वहां रमजान ने रूस की सत्ता फैला दी। रूस की चिंता अब कम हो गई थी। फिर चेचनिया को भी फायदा लगा था।
वहां का 80% बजट रूस से फाइनेंस होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, चमकते मॉल, रमजान भी एक धनी आदमी बन गया और 2007 से चेचन्या का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन के एक इशारे पर अपने खूंखार लड़ाकों को साथ लेकर ऑपरेशन यूक्रेन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल गया। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा दी है। रूस की सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। युद्ध के दौरान कादिरफ कई बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। कादिरफ ने कई बार उसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरफ का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते। लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहां तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरफ अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं ताकि अपने सुपर बॉस पुतिन के फरमान को अमली जामा पहना सके। साथ ही यूक्रेन युद्ध में अपने बेटे को उतारकर उसे युद्ध कौशल का पाठ सिखा सके। ज़ेलेंस्की बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन पर पुतिन की फौजों का फैलाव अब हो चुका है और मारियोपोल पहले ही ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। अब ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ एक ही बड़ा बंदरगाह है, ओदेसा। अगर ओदेसा भी ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो समझिए यूक्रेन का खेल खत्म। कैसे शहर शहर ज़ेलेंस्की शोक सभाएं कर रहे हैं और क्या है यूक्रेन की आर्मी का ऑपरेशन 90, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बन चुकी है। आपको यूक्रेन के इन लोगों की बात सुनवाएंगे। जब युद्ध होता है तो क्या होता है। ओदेसा में ज़ेलेंस्की दौरा कर रहे हैं। डोनेस्क में यूक्रेन के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मॉस्को में पुतिन एकदम निश्चिंत है। पुतिन एक बहुत अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। पुतिन क्यों कॉन्फिडेंट हैं, आगे बताएंगे। और ये तस्वीरें डॉनबास की हैं। बारूद और बम के धुएं के बीच ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने कैसे जान की बाजी लगा दी है, आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ज़ेलेंस्की के उस प्लान की जिसके लागू होने के बाद 3 महीने के अंदर यूक्रेन की फतह हो सकती है। फ्रांस के न्यूज चैनल फ्रांस 24 को ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में मिखाइलो पोडोल्स्क ने कहा है कि अगर यूक्रेन को भारी हथियार मिल जाएं तो सिर्फ 3 महीने के अंदर वो रूस को हरा देंगे। How long will the war last, Mikhailo Podolyak? Вы знаете, это в 2 словах, конечно, ответить невозможно, но мы считаем, в Украине у нас есть it's impossible to say this in a few words. Государственный консенсус. Мы считаем, But we have a consensus in Ukraine если будет on this в issue. надлежащем объеме, подчеркиваю, и в надлежащее время, максимально быстро поставлен If we receive heavy weapons fairly quickly, the war shouldn't take more than another 3 or 6 months. And if all conditions are met, we hope to take back our territories. If it turns out this way, Russia will no longer be in a position to threaten Europe and to be disruptive. ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्स्क ने बताया है कि इसी महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन की तरफ से नेटो को हथियारों की एक लिस्ट सौंपी गई थी जिसमें भारी हथियारों में सबसे ऊपर हॉवित्ज़र तोपों का नाम था। यूक्रेन को जून के महीने में 1000 हॉवित्ज़र तोपों की जरूरत है।
यही वो भारी तोपें हैं जो इस वक्त यूक्रेन को किसी भी कीमत पर चाहिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की बेहद कमी हो गई है। कमी इतनी ज्यादा है कि रूस के 10 गोलों के बदले यूक्रेन सिर्फ एक गोला ही दाग पा रहा है। यूक्रेन ने एक और बड़ी डिमांड नेटो के सामने रखी है। यूक्रेन ने नेटो के 500 टैंक मांगे हैं। जर्मनी के लियोपोल्ड टैंक और अमेरिका का अब्राम टैंक ही वो हथियार है जो डॉनबास के मैदानों में रूस की आर्मी को तबाह कर सकता है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडोल्स्क ने नेटो से 1000 ड्रोन मांगे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की आर्मी ने अमेरिकी मिसाइलों और रॉकेट्स की मांग भी की है। इस हफ्ते पेंटागन ने यूक्रेन के लिए $1 अरब के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 2 हार्पून तटीय रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। ज़ेलेंस्की की अपील पर डेनमार्क यूक्रेन की मदद कर रहा है। डेनमार्क ने यूक्रेन को हार्पून मिसाइल भेजी है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडोल्स्क ने बताया कि यूक्रेन को जितने हथियार चाहिए उसके मात्र 10% ही उसके पास है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की की मुश्किल ये भी है कि कोई भी पुतिन से सीधी टक्कर लेना नहीं चाहता। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पुतिन को नाराज नहीं करना चाहते हैं। Because I have a feeling that the 3 European countries, France, Germany, and Italy, managed to speak with a single voice. They showed that Europe is in fact united and that Europe understands the reasons for this war and how this war should end. On the basis of what Mr. Zelensky said, we hope that Ukraine will receive the necessary support to be able to hold its own against Russia. ज़ेलेंस्की के कैंप में खलबली मची हुई है। हथियार है नहीं। सवाल यह है कि हर कोई रूस को युद्ध में हराना तो चाहता है, लेकिन युद्ध का खर्च नहीं लेना चाहता। अमेरिका हर बार यूक्रेन के लिए युद्ध के पैकेज की घोषणा करता है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, युद्ध का खर्च बढ़ रहा है, जिसको झेलना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। दूसरी तरफ पुतिन लगातार न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि वो अपने प्रवक्ताओं के द्वारा नेटो को डराने और धमकाने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। रूस के सरकारी टीवी ने एक बार फिर ये एजेंडा चलाया है कि पुतिन नेटो के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। व्लादिमीर सोलोवियेव रूस के सरकारी टीवी रूस नंबर 1 के एंकर हैं। सोलोवियेव पुतिन के काफी करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने नेटो से युद्ध के विषय पर चर्चा की है। रूस की रक्षा समिति ड्यूमा के डिप्टी और रूस के दक्षिणी सैन्य इलाके के पूर्व डिप्टी कमांडर एंड्री गुरुलियोव ने समझाया कि पुतिन की तैयारी कितनी पुख्ता है। В любом варианте мы обязаны рассматривать. Конечно, если слушать каждого шнурка типа Кларка и реагировать на новые заявления, на них лучше промолчать, откровенно говоря. Собака лает, ветер носит. Тем не менее, мы должны рассматривать все варианты, вплоть до большой грандиозной войны. И должны быть к этому готовы. Мы готовы? Готовы. इन धमकियों ने ज़ेलेंस्की को बेचैन कर रखा है और इसलिए उन्होंने अपने सबसे अहम बंदरगाह ओडेसा का दौरा किया है। मारियोपोल में विजय के बाद अब पुतिन के निशाने पर ओडेसा है। इस बंदरगाह पर पुतिन की आर्मी ने कितना जबरदस्त अटैक किया है, पहले इन तस्वीरों से समझिए। ये है यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट। मारियोपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओडेसा। पुतिन अब ओडेसा पर रूस का झंडा लहराना चाहते हैं और इसलिए अपने पूरे दल बल के साथ ज़ेलेंस्की ओडेसा पहुंच चुके हैं।
जेलेंस्की को ओडेसा की वो टूटी हुई इमारतें दिखाई गईं जो मिसाइलों के हमलों से बर्बाद हो चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखकर जेलेंस्की भावुक नजर आए। उन तस्वीरों को भी एक डैशबोर्ड पर लगाया गया जिसमें ध्वस्त हुए इमारतों के चित्र लगाए गए थे। जेलेंस्की ने इन तस्वीरों को भी देखा। तबाही ऐसी हुई कि ना जाने कितनी ही कारें क्रश हो गईं। ओडेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियोपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया के किसी और हिस्से में पहुंचाता है तो अगर उसका जहाज मारियोपोल से होकर गुजरे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से होकर गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओडेसा यूक्रेन का ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। लेकिन जेलेंस्की उनके रास्ते का रोड़ा है। जेलेंस्की ने ओडेसा में एक अस्पताल का दौरा किया और लोगों का हौसला बढ़ाया। Як здоров'я? Вже, слава Богу. Да. Скільки тут? 2 неділі. Як лікарі? Дуже чудово. Я тут вже другий місяць лікуюсь. Другий місяць? Так. जेलेंस्की उस अस्पताल के पूरे स्टाफ से मिले और लोगों के साथ जोशीला संवाद किया। Я хотів би вам побажати, щоб і ви знали, по-перше, що ніхто про вас не забуває. Ми всі пишаємо, що в нашій державі є такі лікарі. Знаємо, що ви бережете нас не тільки в цю війну, до цього була війна з ковідом, і таких воєн, на жаль, і випробувань у людей багато в житті. पुतिन के निशाने पर ओडेसा इसलिए है क्योंकि ओडेसा के हाथ से निकलते ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कट जाएगा। ओडेसा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 600 से ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। 3 यूरोपीय व्यापार मार्ग ओडेसा से गुजरते हैं। इसके अलावा ओडेसा में रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। जैसे ही ओडेसा पर पुतिन का कब्जा होगा, आप समझिए कि यूक्रेन पूरी तरह से लाचार हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से उसका समुद्री व्यापार कट जाएगा और फिर यूक्रेन को रूस की दया पर ही जीना होगा। एक और शहर को लेकर जेलेंस्की बेहद तनाव में है। इस शहर का नाम है माइकोलाइव। माइकोलाइव की सड़कों पर भी सीना तान कर जेलेंस्की पूरे दल बल के साथ निकले, लेकिन जो तस्वीरें उनको दिखाई गईं वो बेहद खतरनाक और दर्दनाक थी। यहाँ भी रूस की मिसाइलों ने इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जेलेंस्की बहुत देर तक खड़े होकर इन खंडर और टूटी इमारतों को देखते रहे और परेशान होते रहे। यहाँ का बिखरा हुआ मलबा रूस की ताकत का सबूत है, जिसके सामने जेलेंस्की की पावर बहुत बौनी नजर आने लगी। इसके बाद जेलेंस्की ने अपना वही पुराना कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों को पदक और सम्मान देने का सिलसिला जारी रखा। काला सागर के किनारे मौजूद इस शहर माइकोलाइव में जेलेंस्की सीधे उन बंकरों में भी गए जहां यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए जेलेंस्की का चिर परिचित अंदाज, जिसमें वो अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करते हैं। Хочу подякувати кожній з вас за велику роботу, за велику службу, за те, що ви робите, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім'ї. कई सैनिकों को जेलेंस्की की तरफ से मेडल दिए गए, लेकिन खास नजर रही एक महिला पर जो फ्रंट पर रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रही है। जेलेंस्की ने इनको भी सम्मानित किया। एक सैनिक को जेलेंस्की ने उपहार में टोपी दी। सभी सैनिकों ने जेलेंस्की के साथ तस्वीरें खिंचवाई। दूसरी तरफ पुतिन भी इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि युद्ध बहुत लंबा खिंच रहा है। इस युद्ध में रूस के घायल सैनिकों की संख्या काफी बढ़ी है। इनका उपचार करने के लिए पुतिन को उनके डॉक्टरों का सहयोग चाहिए। इसलिए पुतिन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अस्पतालों के अंदर मौजूद डॉक्टरों से संवाद किया। Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Какие компании?
Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей, Минобороны, Росгвардии, других силовых структур. К тем, кто, рискуя, порой жертвуя собой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции. माइकोलाइव ओडेसा के पास मौजूद डोनेस्क के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। रूस की तरफ से लगातार बमबारी गोलाबारी की जा रही है। यहाँ इमारतों के अंदर भागते हुए लोग किसी तरह बेसमेंट में जाना चाहते हैं। Я пряталась за за лифтом, я пряталась с маленьким ребенком. देखिए कैसे इस पूरे शहर में तबाही के बीच यूक्रेन के आम लोग अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। А вы знаете, да, кто там был? Знаете, кто? Да. Всех, я вот в этом магазине работала. Она сидела, дверь держала, хлопала дверью. Так же ж невозможно, я уже все таблетки выпила. Ой. ये दर्द और तकलीफ यूक्रेन की है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इस दर्द की दवा है हथियार, जिसकी इस वक्त यूक्रेन को बहुत सख्त जरूरत है। डोनेस्क के अंदर यूक्रेन की फौज अमेरिका की होवित्जर तोप से गोले बरसा रही है। रूस अगर शहरों को मलबे में बदल रहा है, तो यूक्रेन के लड़ाके भी रूस की आर्मी को ऐसी चुनौती दे रहे हैं। Вагомість гаубиць, вона просто капітально себе показує. По причині того, що це є нове озброєння натовське. Це піднімає дух нашим бійцям, тому що ми бачимо, що ми можемо працювати більше, краще. І так само деморалізує противника, тому що вони бачать, як часто прилітають снаряди, як точно прилітають снаряди і що після цього буває. Сама різниця між озброєнням, яке в нас було до того радянського зразка, і новим. Ця гармата набагато точніша, скорострільніша і сама у роботі вона набагато простіша, тому що в неї набагато вона нижче стоїть до землі, легше її маскувати. कुल मिलाकर जैसे जैसे रूस का पंजा यूक्रेन पर कस रहा है, यूक्रेन की छटपटाहट भी बढ़ रही है। और इस वक्त यूक्रेन से लेकर ताइवान तक खौल रहे हैं। यूक्रेन पर पुतिन के अटैक के बाद इस तरह के ताइवान पर हमले की चीन की तैयारी कर रहा है और चीन के टॉप कमांडर्स की मीटिंग का एक ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। इस टेप में चीन के ताइवान प्लान का पूरी स्ट्रैटेजी कैद हो गई है। इस ऑडियो टेप की हम तस्दीक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो कुछ सुनाई दे रहा है उससे सवाल अब उठ रहे हैं कि ताइवान पर हमले से चीन बस कुछ दिन या फिर कुछ घंटे ही दूर है। चीन ने ताइवान विजय की फाइनल स्क्रिप्ट किस तरह से तैयार की है, ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। ऑडियो कितनी प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक है, इसकी तस्दीक हम नहीं करते। ये ऑडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये चीन की टॉप कमान यानी सीपीसी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच की बातचीत की है। ताइवान पर चीन ने तैयार कर लिया है ब्लूप्रिंट। ताइवान से युद्ध बहुत दूर नहीं। चीन की आर्मी को बस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ऑर्डर का इंतजार है। वायरल ऑडियो में ये सुना जा सकता है कि चीन कितने सैनिकों, कितने हथियारों को लेकर हमले की प्लानिंग कर रहा है। चीन ने ताइवान युद्ध की फाइनल कॉपी तैयार कर ली है।
ताइवान पर अटैक की एक एक तैयारी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस ऑडियो के कंटेंट पर गौर कीजिए। ऑडियो में ये है कि सीपीसी और पीएलए मतलब सरकार और आर्मी दोनों मीटिंग कर रही हैं कि ताइवान में कैसे होगी ग्राउंड स्ट्राइक। मतलब चीन रेडी है ताइवान पर स्ट्राइक के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ। उसने तय कर लिया है कि ताइवान पर यूक्रेन की तरह अटैक करेगा, लेकिन पुतिन के शुरुआती दिनों वाली गलतियों से बचेगा। ये संयोग नहीं कि अब की बार भी जंग अमेरिका के खिलाफ ही होगी। रूस भी अमेरिका से ही लड़ रहा है। ताइवान का टास्क गुआंगडोंग प्रांत को सौंपा गया है। पूर्वोत्तर और दक्षिण वार जोन 20 कैटेगरी में बांटे गए हैं। इसमें 1,40,000 सैनिक हैं। इनके पास 953 जंगी जहाजें हैं, 1,653 यूनिट अनमैन्ड इक्विपमेंट्स हैं। हमले के लिए 20 एयरपोर्ट और बंदरगाह तैयार हैं। 6 रिपेयर और शिप बिल्डिंग यार्ड्स भी तैयार हैं। 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर्स, अनाज के गोदाम, अस्पताल, ब्लड स्टेशन, ऑयल डिपो, गैस स्टेशन। चीन ने सबको फुल ऑन रेडी कर दिया है। प्रांतों में सैनिकों की भर्ती बढ़ाने का आदेश हुआ है। इस ऑडियो ने इस वक्त पूरी दुनिया में चीन के ताइवान प्लेन का सीक्रेट लीक कर दिया है, लेकिन अमेरिका को इस ऑडियो से कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। ब्रिटेन भी यूक्रेन की तरह ताइवान में अमेरिका के साथ खड़ा है। चीन अपनी फाइटर जेट को ताइवान की सीमा में घुसा चुका है। जमीन पर ताइवान से बस चंद किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है। और जल में चीन खुद को बादशाह मानता है, जबकि सच्चाई चाइनीज भी हो सकती है। बहरहाल चीन के इस एरियर क्राफ्ट के बारे में जानिए, समझिए, क्योंकि समंदर का शेर माने जाने वाले अमेरिकी बेड़े के सामने चीन अब छाती ताने खड़ा है। उसके पास साउथ चाइना सी में सैनिक अड्डे हैं। तीन दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धपोत गुजार चुका है। चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान। ये चीन के अब तक के फ्लीट से सबसे बड़ा है। ये 85,000 टन वजनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम में एयरक्राफ्ट को कैटापुल्ट के जरिए कम से कम जगह से टेक ऑफ करा सकता है। चीन 2035 तक के अपने प्लान के मुताबिक 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है। चीन परमाणु ईंधन से चलने वाला सुपर कैरियर भी बनाने की तैयारी कर रहा है। चीन ताइवान पाने को कितना अधीर और लालायित है, इसे समझने के लिए एक और फैक्ट देखिए। चीन ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों से घर वापस आने की अपील की है, क्योंकि ताइवान पर चीन अटैक करता है तो सबसे पहले ये चीन के एलिट ही विदेशों में बैन होंगे। चीन ये नुकसान नहीं झेलना चाहता। चीन को डर है कि अगर उसने ताइवान पर अटैक किया तो पश्चिमी देशों का सबसे पहला निशाना वहां बसे चीनी एलिट तबके के लोग होंगे। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश चीन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं, जो युद्ध में उसे भारी पड़ेगी।
चोट से बचने के लिए चीन ने विदेशों, खासकर पश्चिमी देशों में बसे अपने एलीट तबके के नागरिकों से कहा है कि वो वहां अपनी प्रॉपर्टीज, कंपनियों में शेयर बेचकर वापस देश लौट आए, जिससे पश्चिमी देशों को चीन पर कार्रवाई का मोहरा न मिल सके। सोचिए जरा किस लेवल पर चीन ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर चुका है। चीन की फुल प्रूफ तैयारी का एक और उदाहरण देखिए। चीन की पूरी नजर यूक्रेन जंग पर नहीं है, उसकी नजर है अमेरिका और नेटो देशों के उस रिएक्शन का जो उन्होंने यूक्रेन में दिखाया। चीन अमेरिका और यूरोप की रूस के खिलाफ डायरेक्ट वॉर जोन में नहीं आने का फैसला देख चुका है। शायद इसीलिए शी जिनपिंग के दफ्तर की टीवी पर सबसे ज्यादा खबर यूक्रेन जंग की है, अमेरिका के एक्शन की है, ताइवान के प्लानिंग पर है। मतलब इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में सिर्फ युद्ध चल रहा है। युद्ध में ही शी को भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ दिख रहा है। शी जिनपिंग कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। युद्ध के वक्त रूस से सस्ते कोयले का करार कर बहुत फायदा उठा चुके हैं। उन्हें साफ साफ दिख रहा है यूक्रेन अकेला ही लड़ रहा, और ऐसे में ताइवान तो उससे बहुत छोटा है, कितने दिनों तक टिकेगा। युद्ध को यूं निपटा देंगे। लेकिन शी जिनपिंग भूल गए हैं कि अमेरिका के लिए यूक्रेन नेटो की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताइवान तो अमेरिका की निजी जिम्मेदारी है। चीन ने हमला किया तो ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका एक्शन ना ले, क्योंकि ताइवान से अमेरिका का हित जुड़ा है। ये रिकॉर्डिंग 14 मई की बताई जा रही है। लीक ऑडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के एक सीनियर नेता ने मुहैया कराई है। ये नेता शी जिनपिंग के ताइवान प्लान को एक्सपोज करना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया पहले से चीन के ताइवान प्लान को ही बड़ी गौर से देख रही है और चीन की चालों पर सबकी नजर है। इसके पहले चीन जापान सागर में 3 युद्धपोत उतारकर अपनी ताकत का इजहार कर चुका है। टाइप 055 विध्वंसक लहासा, टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को चीन दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धपोत करार देता है। इसकी लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। ये 13,000 टन का भार सहने की क्षमता वाला है। टाइप 052D विध्वंसक चेंगडू, इसे चीन ने सिर्फ 3 साल पहले लिबरेशन नेवी को सौंपा था। टाइप 052 डिस्ट्रॉयर के भार सहने की क्षमता है 7,500 टन। इसकी लंबाई है 515 फीट। टाइप 903 ऑयलर डोंगपिंगू, भार सहने की क्षमता है 20,500 टन, लंबाई 178.5 मीटर। शी जिनपिंग क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं कि ताइवान उनका है और जो बीच में आएगा उसके साथ भी 2-2 हाथ होगा। मतलब अमेरिका को चीन के रक्षा मंत्री खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुके हैं कि ताइवान से अमेरिका जितनी दूर रहेगा उसके लिए उतना ही भला होगा। इस बयान के बहुत पहले चीन समंदर में एक साथ सबके ऊपर जीत वाली प्लानिंग तैयार कर चुका है। चीन ने पिछले कुछ सालों में टाइप 052D डिस्ट्रॉयर, टाइप 055 लार्ज डिस्ट्रॉयर और टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप जैसे कई उन्नत युद्धपोत बनाए हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड में हिस्सा लेने गए थे, तब भी चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी थी। चीनी विदेश मंत्री ने तब कहा था
अमेरिका ने स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई है। क्वाड का इरादा चीन के आसपास के वातावरण को बदलने का है। इसका मकसद चीन को नियंत्रित करना और एशिया पैसिफिक देशों को अमेरिकी आधिपत्य के प्यादे के तौर पर काम करना है। जो चीज विशेष रूप से खतरनाक है वो ये कि अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर काट खेल रहा है। टॉप पर पहुंचने के लिए टॉप को हराना होता है और ये हार चीन ताइवान के रास्ते चाहता है, जहां समंदर से लेकर आसमान तक चीन अमेरिका को टक्कर देने की शक्ति की हर कोशिश में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। लेकिन शी जिनपिंग की सेहत पर बाइडेन की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। शी जिनपिंग यूक्रेन में फंसी दुनिया को ताइवान का घाव देना चाहते हैं। ये सच है कि दुनिया के बहुत से कम देशों ने अभी तक ताइवान को मान्यता दी है, लेकिन इस गोले का बहुत सुंदर देश है ताइवान, जहां दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी है, उसकी अपनी व्यवस्था है, अपनी सरकार है, आर्मी है और ताइवान पर जान देने वाले लोग हैं। शी जिनपिंग को भी पुतिन की तरह नहीं भूलना चाहिए। जंग भले ही हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन उसे चलाने वाले हाथ यूक्रेन के सैनिकों की बहादुरी और हौसले वाले हों, तभी जंग लंबी खींचेगी। क्योंकि चीन ताइवान के बीच ताकत की तुलना ही व्यर्थ है और वैसे भी ताइवान से चीन की लड़ाई मतलब अमेरिका से सीधा आर पार।